स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए आज के हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, सन 1916 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जो 1916 है इनमें से किससे संबंधित है? लखनऊ समझौता से, चंपारण सत्याग्रह से, खिलाफत आंदोलन से, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड से? तो 1916 के संबंधित है, तो संबंधित है लखनऊ समझौते से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 13 दिसंबर 1916 में। दिसंबर 1916 में किसके किसके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। इसका दूसरा नाम क्या है लखनऊ समझौता का? तो इसका दूसरा नाम है कांग्रेस लीग योजना। इसका दूसरा नाम कांग्रेस लीग योजना, ये हो गया इसका दूसरा नाम। बात करें चंपारण सत्याग्रह की, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। ये हुआ था 1917 में। जी, अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया तीन कठिया पद्धति था, वो इसी चंपारण सत्याग्रह के कारण समाप्त किया गया था। सो कौन सा समाप्त किया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया एक था तीन कठिया पद्धति। अंग्रेजों द्वारा तीन कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। तीन कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। बात करें खिलाफत आंदोलन की, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 19 अक्टूबर 1919 को। हुआ था 19 अक्टूबर 1919 में। बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो ये हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पर हुआ था? हुआ था अमृतसर में। कहाँ पर? तो अमृतसर में। चलिए आगे देखते हैं अब। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? जो स्प्रिंगिंग टाइगर है वो किसकी जीवनी है? ये स्प्रिंगिंग टाइगर ये किसकी जीवनी है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जो स्प्रिंगिंग टाइगर है वो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो प्रकाशित किया था एक कर्नल थे, इन्हें प्रकाशित किसके द्वारा किया गया? प्रकाशित हो जाएंगे इसके प्रकाशक, या फिर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो कर्नल थे ह्यू टोये। कौन थे? कर्नल ह्यू टोये। ह्यू टोये, इनके द्वारा ये प्रकाशित किया गया 1959 में। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो कर्नल ह्यू टोये के द्वारा 1959 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? इनमें से कौन सा अधिवेशन है जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया गया था? किसके द्वारा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। रामगढ़ अधिवेशन में, फिर लखनऊ अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन में, या फिर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन। ये अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1936 ईस्वी में। ये अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ 1936 ईस्वी में। बात करें इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अध्यक्षता किसने की? तो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी नेता था? इनमें से कौन एक उग्रवादी नेता था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, फिर बिपिन चंद्र पाल? इसका सेंस हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावा कौन कौन उग्रवादी दल के नेता आते हैं? तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा कौन आते हैं? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बात करें
बिपिन चंद्रपाल के जन्म की, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 7 नवंबर 1958 को। 7 नवंबर 1958 ईस्वी को। बात करें इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु कब हुई? तो 20 मई 1932 को। 20 मई 1932 ईस्वी को। ये था 1858 ईस्वी में। बिपिन चंद्रपाल को बंगाल के पुनर्जागरण का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। ये बिपिन चंद्रपाल है इसे, ये बंगाल का ये बंगाल का पुनर्जागरण पुनर्जागरण के मुख्य पुनर्जागरण के मुख्य वास्तुकार पुनर्जागरण के मुख्य वास्तुकार माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगर आपने हमारे चैनल लर्न स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में बेल बटन को भी दबा दें। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? ये जो कॉमनवेल्थ पत्र है वो किसके द्वारा किससे जुड़ा हुआ है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर जेबी कृपलानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि एनी बेसेंट। ये जो कॉमनवेल्थ पत्र है वो 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। यह एक साप्ताहिक पत्र था। ये क्या था? कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्र। ये क्या था? ये एक साप्ताहिक पत्र था। चलिए अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी, डोराबेटा, महेंद्रगिरी या फिर धूपगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। जो अनाईमुड़ी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो बात करें इसकी ऊंचाई की तो वो है लगभग 2695 मीटर। 2695 मीटर। ये कहाँ पर है? तो केरल के इडुक्की जिले में पड़ता है। केरल के इडुक्की जिले में। केरल के इडुक्की जिले में। बात करें डोराबेटा की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 2637 मीटर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितना हो जाएगी? 2637 मीटर। बात करें महेंद्रगिरी की, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1501 मीटर। इसकी हो जाएगी 1501 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? इनमें से कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? गोमती, पेरियार, दामोदर या फिर महानदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? कि झारखंड के राज्य से निकलती है। दामोदर नदी झारखंड राज्य से निकलती है। झारखंड राज्य से निकलती है। और ये कहाँ पर जाकर मिलती है? तो कोलकाता के हुगली में। कोलकाता के हुगली में जाकर मिल जाती है। कोलकाता के हुगली में। मिलने का स्थान हो जाएगा इसका। मिलने का स्थान कोलकाता के हुगली में। ये दामोदर नदी है। इस दामोदर घाटी को क्या कहता है? तो जैविक रेगिस्तान। इसको जैविक रेगिस्तान की संज्ञा दी गई है। जो दामोदर घाटी है उसे जैविक रेगिस्तान की संज्ञा दी गई है। जैविक रेगिस्तान किसे कहा गया है? तो क्या है? दामोदर घाटी को। दामोदर घाटी को। चलिए अगला देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? जो बद्रीनाथ का मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या फिर गंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलकनंदा। ये बद्रीनाथ का मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बात करें यहाँ पर मंदाकिनी की, तो मंदाकिनी नदी के तट पर कौन मंदिर स्थित है? तो है केदारनाथ। कौन सा हो जाएगा? केदारनाथ। बात करें गंगा नदी के तट पर, तो हो जाएगा वाराणसी का काशी मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर। अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? तो रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग में। ये बात करें इसकी संगम की, तो होता है
रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो संगम होता है वो रुद्रप्रयाग में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी घाटी से होकर प्रवाहित होती है? रिसड़ा, तापी, गोदावरी या फिर कावेरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तापी नदी। ये तापी नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ये कहाँ से, ये तापी नदी वो कहाँ से निकलती है? तो निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। ये कहाँ मिलती है? तो मिलती है खंभात की खाड़ी में। कहाँ पर मिलती है? कहाँ पर मिलती है? तो मिलती है खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी होगी पूर्णा नदी। इस सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? पूर्णा नदी, जो कि सहायक नदी है। पूर्णा नदी हो जाएगी सहायक नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। मेघालय के पठार निम्न में किसका एक भाग है? जो मेघालय का पठार है वो मेघालय व शिलांग का जो पठार है वो इनमें से किसका एक भाग है? हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वीय घाट पर्वतों का या फिर सतपुरा श्रेणी का? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड का। जो मेघालय व शिलांग के पठार है वो मूल रूप से प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। इसके अलावा मेघालय व शिलांग का पठार, मेघालय व शिलांग का पठार किसका एक भाग है? तो है प्रायद्वीपीय खंड के। चलिए आज के इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।